मैं डॉक्टर गुंजन यादव इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 572वें दिन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे, आईएफपीएच फोरम एक राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लग गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच में एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए इस बैठक को प्रारंभ करने के पहले हम 1 मिनट का मौन धारण करके ईश्वर से मार्गदर्शन की प्राप्ति। आप सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सैराल जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी को आज के वक्ता का संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ, इसके पहले सर अपना वक्ता शुरू करें। सर ने बीएचएमएस किया हुआ है, बीआर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली से। फिलहाल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी क्लिनिक पे 2012 से। सर ने 4 किताबें भी लिखी हैं, होम्योपैथिक एरोज 1, होम्योपैथिक एरोज 2, होम्योपैथिक एरोज 3, होम्योपैथिक एरोज 4। इसी के साथ मैं मुख्य अतिथि सर से निवेदन करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट है। सभी डॉक्टरों को मेरा नमस्कार। मैं अपना स्टार्ट करूं, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक है सर, अगर कहीं बीच में रुक जाए तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर, ठीक है? ओके। इसी चीज का रहता है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सराल है। आज हमारे टॉपिक का नाम है रिसर्च ऑन सोराइसिस। योकोहामा नाम की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी है जापान की, वहां का एक केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 49 ईयर्स का एक मेल पेशेंट है जिन्हें ब्लड कैंसर है, वो करीब 30 सालों से सोराइसिस है। इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, वो सोराइसिस ठीक हो जाता है। एक 55 ईयर की फीमेल पेशेंट है जिन्हें करीब 33 सालों से 33 ईयर से सोराइसिस है। इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, वो सोराइसिस ठीक हो जाता है। एक 35 ईयर के मेल पेशेंट है जिन्हें करीब 15 सालों से सोराइसिस और सोरियाटिक अर्थराइटिस है। इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, वो सोराइसिस ठीक हो जाता है। इस प्रकार से करीब 30 केसेस हैं, 30 केसेस हैं 25 सालों में, डॉक्यूमेंटेड है, लिटरेचर मेंशन है, जहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट का सोराइसिस ठीक हो। हालांकि ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट था, सोराइसिस के लिए नहीं किया गया था, ये किया गया था किसी और कंप्लेंट के लिए, जैसे कि ब्लड कैंसर्स या ब्लड डिसऑर्डर्स। बट देखा गया कि सोराइसिस मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद सोराइसिस ठीक हो गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एग्जैक्टली होता क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने से पहले जो रेसिपिएंट होता है ना, उसकी इम्यूनिटी को एलिमिनेट कर दिया जाता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो बेसिकली डोनर की होती है। ठीक है, तो हमने देखा करीब 30 केसेस तो ऐसे थे जहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद सोराइसिस ठीक हो गया। लेकिन एक केस थोड़ा डिफरेंट, उसके बारे में समझते हैं। एक 35 ईयर का मेल पेशेंट था जिन्हें ब्लड कैंसर था, बट ना तो इस पर्सन को कोई प्रेजेंट हिस्ट्री थी सोराइसिस की, ना पास्ट हिस्ट्री थी, और ना ही कोई फैमिली हिस्ट्री थी। अब ये देखा गया कि इन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद सोराइसिस डेवलप हो गया न्यू। रीजन? बिकॉज डोनर को 10 सालों से सोराइसिस था। ये सारे के सारे केसेस जो हैं एक हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम की जो बीमारी है वो बेसिकली स्टेम सेल डिसऑर्डर की वजह से है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ डर्मेटोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई। करीब 121 पेशेंट थे, 121 मेल पेशेंट थे जिन्हें सोराइसिस था, और 217 थे कंट्रोल ग्रुप के। और ये देखा गया जिन मेल पेशेंट को सोराइसिस है उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम पाई गई। फर्दर स्टडी किया गया और देखा गया इन मेल पेशेंट्स को टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड किया गया, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई। टेस्टोस्टेरोन देने के बाद देखा गया कि इनका सोराइसिस जो है काफी इंप्रूव कर जाता है, और ये स्टडी यूरोपियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में भी पब्लिश हुई। एक हाइपोगोनाट पेशेंट्स का सेंटर था। हाइपोगोनाट मींस जिनकी टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। उनमें करीब 15 लोग ऐसे थे जिन्हें सोराइसिस भी था। ये पायलट स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि उनको टेस्टोस्टेरोन दिया गया 15 पेशेंट्स को, और उनका सोराइसिस इंप्रूव कर गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे केसेस कहीं ना कहीं शो कर रहे थे कि सोराइसिस का लिंक जो है वो टेस्टोस्टेरोन के साथ है मेल पेशेंट्स। एक और स्टडी हुई, ये नेक्स्ट सेगमेंट है। एक बेलर नाम का एक सोराइसिस सेंटर है टेक्सास यूएसए में। वहां पर 100 फीमेल्स के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की गई। देखा गया कि 100 में से करीब 57 फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उनका सोराइसिस इंप्रूव कर जाता है।
और पोस्टपार्टम फेज में, पोस्टपार्टम मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद करीब 100 में से 17 फीमेल्स का सोराइसिस एग्रेवेट हो जाता है। इसको समझने के लिए एक और स्टडी हुई, कोई तो यूनिवर्सिटी थी जापान की, वहां पर देखा गया कंडीशनल नॉकआउट माइस चूहे थे, मतलब फीमेल चूहे जिनके अंदर नेचुरल ओवेरियन हार्मोन नहीं था, उनको ईस्ट्रोजन प्रोवाइड किया एक्सटर्नली। ईस्ट्रोजन देने के बाद देखा गया कि उनका जो सोराइसिस है वो इम्प्रूव कर जाता है। एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, लाइक उफ्रेक्टोमी, उफ्रेक्टोमी मीन्स ओवरीज को रिमूव कर देना। सडनली ओवरीज को रिमूव करने के कारण क्या हुआ, ईस्ट्रोजन का फॉल हो गया, ईस्ट्रोजन कम हुआ, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, जिसके कारण सोराइसिस बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन का लिंक दिख रहा था। हम वापस उसी स्टडी पे आते हैं जो स्टार्टिंग में बेला में हुई। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, खास तौर पर ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, जिसके कारण सोराइसिस इंप्रूव हो गया। और पोस्टपार्टम फेज में, लाइक चाइल्ड बर्थ के बाद करीब 4 महीने के अंदर अंदर तक क्या हुआ कि हार्मोन डिक्लाइन हुए, खासतौर पर ईस्ट्रोजन कम हुआ, जिसके कारण सोराइसिस एग्रेवेट हो बढ़ गया। मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ जिससे बहुत क्लियरिफाई हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मीनोपॉज में क्या होता है हम सब जानते हैं, हार्मोन डिक्लाइन करते हैं, खासतौर पर ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है मीनोपॉज में, और सोराइसिस आपका बढ़ जाता है। ये सारे केसेस और स्टडी शो कर रही थी कि कहीं ना कहीं सोराइसिस का लिंक जो है वो ईस्ट्रोजन के साथ है, फीमेल पेशेंट एटलीस्ट। ठीक है, अब मैं कुछ केसेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 36 साल की एक चाइनीज फीमेल थी जिन्हें मल्टी नोडुलर ग्वाइटर था और साथ ही सोराइसिस था 8 सालों से। इनके ग्वाइटर को रिमूव किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि इनका सोराइसिस इंप्रूव कर जाता है। एक 61 ईयर की फीमेल पेशेंट थी जिन्हें सोराइसिस था और थायराइड कैंसर था। इनके कैंसर को रिमूव किया जाता है और देखा जाता है कि इनका सोराइसिस भी इंप्रूव हो जाता है। तो काफी पेशेंट्स से जिन्हें देखा गया कि जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ साथ सोराइसिस था, और इनको एंटी थायराइड मेडिसिन दिया गया। एंटी थायराइड मेडिसिन देने के बाद इनका भी सोराइसिस इंप्रूव कर गया। ये सारे केसेस शो कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सोराइसिस का लिंक जो है वो थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन के साथ। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट। अब इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई करीब 37 पार्टिसिपेंट से, और ऐसी ही स्टडी एक बार इसराइल में भी हो चुकी है। 37 पार्टिसिपेंट से, 37 में से करीब 12-13 हजार लोग थे जिन्हें सोराइसिस था, और 24 से 25 हजार लोग थे जो कंट्रोल ग्रुप के थे। ये देखा गया जिन लोगों को सोराइसिस है उनको करीब 3 गुना ज्यादा चांसेस, 3 टाइम्स मोर चांसेस होते हैं सोराइसिस होने के, कंपेरिजन टू द कंट्रोल ग्रुप। मतलब जिन लोगों को सोराइसिस है, सॉरी, जिन लोगों को सोराइसिस है, करीब 12-13 हजार लोगों को सोराइसिस था, उनमें देखा गया उनको 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं सीलियक डिसीज होने, कंपेयरिंग टू द कंट्रोल ग्रुप। क्लियर। और एक 2019 की स्टडी ये कहती है कि जिनको सीलियक डिसीज है उनको भी ज्यादा चांसेस है सोराइसिस होने के। ये दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, सीलियक डिसीज और सोराइसिस। सीलियक डिसीज के बारे में बहुत ब्रीफली बता देता हूँ मैं आपको। लाइक इट मीन्स ग्लू ग्लूटेन का इंटॉलरेंस है या ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी, मतलब ग्लूटेन इंटॉलरेंस या ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। ठीक है। और अधिकतर तौर पे देखा गया फिजिशियन के पास पेशेंट आते हैं सोराइसिस के, तो वो उन्हें ग्लूटेन फ्री डाइट दे देते हैं रेंडमली एज अम्ब्रेला सिस्टम। बट इस पर भी एक स्टडी की गई कि देखा गया कि अगर पेशेंट को सोराइसिस है, वो साथ साथ सीलियक डिसीज है, वहां पर अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं तो पर्सन को सोराइसिस में काफी इंप्रूवमेंट मिलती है। बट अगर पेशेंट को सिर्फ सोराइसिस है, सीलियक डिसीज नहीं, वहां पर अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं तो वहां पर कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, देयर विल बी नो मार्क्ड इंप्रूवमेंट अगर पेशेंट को सिर्फ सोराइसिस है और सीलियक डिसीज नहीं है तब। देखिए, जिस प्रकार से सोराइसिस का लिंक सीलियक डिसीज के साथ है, ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों को सोराइसिस है पेशेंट्स को, उनमें करीब 2.5 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं क्रॉन्स डिसीज होने के, और करीब 1.6 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। कंबाइंडली बोला जाए तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज होने के चांसेस होते हैं। और ये सारी स्टडीज और केसेस शो कर रहे थे या सपोर्ट करते हैं एक हाइपोथेसिस को कहते हैं गट स्किन एक्सिस को। इसके बारे में बहुत ब्रीफली बताता हूँ आपको। गट में ना कुछ माइक्रोब्स होते हैं, हेल्थी माइक्रोब्स, जो इम्यून सिस्टम के बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्किन में भी कुछ हेल्थी माइक्रोब्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम के बैलेंस को बनाए रखते हैं। अब ये गट स्किन एक्सिस कहता है कि अगर आपके गट में इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है स्किन पर पड़ता है, और अगर स्किन के इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो गट पर पड़ता है। गट स्किन एक्सिस कहते हैं इसे। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्चेस बता रहा हूँ। ये सेकंड लास्ट रिसर्च है। ठीक है। देखिए, 90 पार्टिसिपेंट से 90 में से 45 था जिन्हें सोराइसिस था, और 45 थे कंट्रोल ग्रुप के जिनकी एज और जेंडर सेम था। और इस रिसर्च में देखा गया कि इस रिसर्च में देखा गया स्ट्रेस टेस्ट के बाद कि जिन लोगों को सोराइसिस है उनके अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा काफी कम थी। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट के बाद देखा गया कि कॉर्टिसोल की मात्रा कम थी। ओके, अब हम कॉर्टिसोल के बारे में समझते हैं जरूरी। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड, जो एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है। ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू है, एग्जाम, एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन है, बॉडी कॉर्टिसोल बनाएगी। और कॉर्टिसोल का दूसरा नाम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? बॉडी में से फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको तोड़ ताड़ कर ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज बनाकर आपके ब्रेन को प्रोवाइड करता है। ये ब्रेन को कहता है, देखिए ये स्ट्रेस की कंडीशन है, एक्यूट स्ट्रेस की, आप इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे हमारे लिए, आप डिसीजन लीजिए कि आपको लड़ना है या भाग, फाइट एंड फ्लाइट, है ना। अब जिस प्रकार से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगा और सिर्फ जरूरी सुविधाएं चल रही थी और नॉन एसेंशियल चीजों को रोक दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन में कॉर्टिसोल भी बॉडी में यही करता है, नॉन एसेंशियल सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ग्रोथ सिस्टम। हमें इस पूरी स्टडी में दो पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला, एक्यूट स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बढ़ता है, और दूसरी चीज ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। ये सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना। ओके, नाउ कंसीडर करिए ये एक एड्रेनल ग्लैंड, क्लियर, इसको स्टिमुलेट करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट करेगा और रिलीज करता है कॉर्टिसोल, ठीक है। अब एक फाइनल रिसर्च बता रहा हूँ आज की मैं, वो ये है कि 42 पेशेंट्स सोरेसिस के थे, उनके ऊपर रिसर्च किया गया और देखा गया कि उनके अंदर एसीटीएच बाय कॉर्टिसोल का रेशियो ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन तो ज्यादा है लेकिन कॉर्टिसोल कम बन रहा है। इसके दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। इनफैक्ट ये जो स्टडी थी ना कि रेशियो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन बाय कॉर्टिसोल, ये सिवियरिटी को भी शो करता है सोरेसिस के। इसके दो रीजन थे कि एसीटीएस ज्यादा है, कॉर्टिसोल कम क्यों। दो रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पहला रीजन है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है कॉर्टिसोल। सेकंड, आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है वो डैमेज हो, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एडिसन्स डिसीज। अब एक केस बता रहा हूँ, ये आज के पूरे वेबिनार का सेंट्रल थीम है, मेन केस है, आप ध्यान से सुनिएगा। 59 ईयर्स का एक मेल पेशेंट है जिन्हें एडिसन डिसीज है। वो करीब 34 सालों से, 34 ईयर से इन्हें सोराइसिस और सोरियाटिक अर्थराइटिस है। इनके एडिसन डिजीज को ठीक किया जाता है। एडिसन डिजीज को ठीक करने के बाद देखा जाता है कि इनका सोराइसिस और सोरियाटिक अर्थराइटिस दोनों ठीक हो जाते हैं। एडिसन डिसीज की जो दवा चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिसिन थी, वो खत्म होने के 2 साल के बाद तक फॉलो किया जाता है और देखा जाता है पर्सन को ना तो कोई स्किन की दिक्कत आती है और ना ही कोई ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम। ये केस क्लियरिफाई कर देता है कि कैसे एडिसन डिसीज का लिंक है सोराइसिस के साथ, एड्रेनल ग्लैंड का लिंक है सोराइसिस के साथ, या यूं कहा जाए कॉर्टिसोल का लिंक है सोराइसिस के साथ। इससे पहले हमने समझा था, इससे पहले हमने समझा था कि एक्यूट स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बढ़ता है और इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन सप्रेस हो गया। डायरेक्टली हम बोले तो सोराइसिस सप्रेस हो जाता है अगर आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एडिसन डिसीज में तो कॉर्टिसोल बन ही नहीं रहा, कॉर्टिसोल कम है, तो इम्यून सिस्टम को आप सप्रेस नहीं कर सकते, तो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, जैसा कि सोराइसिस में हो रहा है। और जैसे ही आपने एडिसन डिसीज को ठीक किया, कॉर्टिसोल बनना शुरू हुआ, आपका इम्यून सिस्टम कंट्रोल में आ गया, सोराइसिस ठीक हो गया। ये लॉजिक है, ठीक है, यही बेसिक थीम है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद सोराइसिस इंप्रूव हो रहा था, ठीक हो रहा था। कैसे? एक्चुअली बोन मैरो सब कुछ प्रोड्यूस करता है, हिमेटोपोएटिक सेल्स, स्टेम सेल्स, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जैसे कि आपके आरबीसी, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स डिफेंस के लिए काम करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, लाइक लिम्फोसाइट्स है उसमें। और दूसरी तरफ सोराइसिस क्या है? सोराइसिस हमारे इम्यून सिस्टम का डिस्टर्बेंस है, जहां पर इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट करता है या ओवर रिएक्ट करता है। हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए पूरा इम्यून सिस्टम ही चेंज कर दिया जब, तो ऑब्वियस सी बात है सोराइसिस ठीक हो जाएगा। डन। ओके, नेक्स्ट इज, देखिए हमने बात करी लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं मेन, बेसिकली कहते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स है, एक टी लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट्स जिनका ओरिजिन और मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट्स वो जिनका ओरिजिन तो होगा बोन मैरो में, बट उनकी मैच्योरेशन या ट्रेनिंग होती है थाइमस ग्लैंड में, ठीक है। अब थाइमस ग्लैंड के बारे में हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है आज के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। थाइमस ग्लैंड जो है एंटीरियर चेस्ट में होता है, इसका काम है टी सेल्स की ट्रेनिंग करना, लाइक कुछ टी सेल्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ एंटीजन का काम करते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि आपके ही शरीर को कहीं पे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको एक कंट्रोल करके रखता है कौन? थाइमस ग्लैंड, ये इसका रोल। अब एक 2023 की एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की गई, देखा गया कि अगर चाइल्डहुड में आप थाइमस ग्लैंड को हटा रहे हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, थाइमस ग्लैंड जो इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहा था, आपने उसको हटा दिया, तो अब इम्यूनिटी को कंट्रोल कौन करेगा? टी सेल्स तो भागेंगे इधर उधर, टी सेल्स इधर उधर भागेंगे तो कहीं न कहीं पे भी डैमेज कर देंगे वो, ठीक है, जिसके कारण ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? अब हमने छोटी सी चीज अगर आपको समझ आई, वो ये चीज है कि थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी कंट्रोल कर रहा है, इतना क्लियर है? थाइमस ग्लैंड इज कंट्रोलिंग इम्यूनिटी। अब ये कैसे करता है? इसका आंसर दिया
एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर सिमोन साकागुची ने। उन्होंने डिस्कवर करा टी रेगुलेटरी सेल्स के बारे में। टी रेगुलेटरी सेल्स को हम टी सप्रेसर सेल्स भी कहते हैं। एक्चुअली ये टी लिम्फोसाइट्स की एक सब टाइप। तो एक्चुअली इस अब पिक्चर कुछ इस प्रकार से क्लियर है कि थाइमस ग्लैंड के अंदर आपके टी रेगुलेटरी सेल्स हैं जो एक्चुअल में एबनॉर्मल टी सेल्स या एक्सेसिव टी सेल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो हम टी रेगुलेटरी सेल्स को मेन कह सकते हैं जो इम्यूनिटी कंट्रोल कर रहा है। टी रेगुलेटरी सेल्स को हम इम्यून सिस्टम का गेट कीपर भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, टी रेगुलेटरी सेल्स इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम टू कंट्रोल द इम्यून सिस्टम। डन। करीब 25 से 30% लोग हैं जिन्हें सोराइसिस है, उनको सोरेटिक अर्थराइटिस भी हो जाता है। मतलब सोराइसिस जिनको है उनमें से 25-30% ऐसे होंगे जिनको सोरेटिक अर्थराइटिस भी हो जाता है। अब इसका क्या लिंक है कि एक जो एपरेंटली स्किन की दिक्कत लग रही थी अब वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसका आंसर किया ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने डिस्कवर करा कि क्रोमोसोम 8 के ऊपर एक जीन होता है, IKB जीन। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी, उन्होंने कहा कि अगर IKB जीन में सिंगल म्यूटेशन होती है तो पर्सन को सोराइसिस हो जाता है। अगर पर्सन को डबल म्यूटेशन है IKB जीन में तो पर्सन को सोरेटिक अर्थराइटिस हो जाता है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि सोराइसिस क्यों हो रहा है और सोरेटिक अर्थराइटिस क्यों हो रहा है, सिंगल म्यूटेशन या फिर डबल म्यूटेशन, और इनका क्या लिंक है वो हमने फर्दर स्टडी किया और समझा कि एक्चुअली IKB जीन का लिंक तो टी रेगुलेटरी सेल्स के साथ। वो कैसे? IKB जीन में अगर म्यूटेशन होती है तो टी रेगुलेटरी सेल्स फंक्शनल नहीं होते, काम नहीं करते, बिकॉज उनको FOXP3 नहीं मिल पाता। FOXP3 इज अ डिफरेंट टर्म, वो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि अ, अगर IKB जीन में म्यूटेशन है तो टी रेगुलेटरी सेल्स आपके फंक्शनल नहीं होंगे, एबनॉर्मल। और सेकंड चीज थी ये, और बेटर समझने के लिए, कि अगर IKB जीन डेफिशिएंट है तो टी रेगुलेटरी सेल्स एब्सेंट होंगे। सोचिए, जस्ट इमेजिन, हमारे पास टी रेगुलेटरी सेल्स है ही नहीं या वो काम नहीं कर रहे, तो इम्यून सिस्टम को तो कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। जब इम्यून सिस्टम कंट्रोल नहीं होगा तो टी रेगुलेटरी सेल्स अटैक करेंगे इधर उधर। वो खास तौर पे IKB जीन की वजह से है, तो वो स्किन पर अटैक करेंगे जिसके कारण आपको सोराइसिस हो रहा है। क्लियर? अच्छा, इस सेगमेंट में हमने बात करी, हल्का सा रिवीजन कर रहा हूँ। हमने कॉर्टिसोल के बारे में बात करी, हमने एड्रेनल ग्लैंड की इंपॉर्टेंस समझी। ठीक है। हमने एडिसन डिजीज के बारे में देखा, हमने थाइमस ग्लैंड की इंपॉर्टेंस समझी, हमने टी रेगुलेटरी सेल्स के बारे में जाना, हमने IKB जीन के बारे में समझा। ठीक है। अगर आपको इन सब में किसी में भी कुछ डाउट रह गया, समझ नहीं आया, तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं एंड में फिर से रिपीट कर दूंगा अगर कुछ आप चाहोगे। देखिए, अब एक किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास, चाहे वो इंटर्न हो, फ्रेशर हो या एक्सपर्ट डॉक्टर क्यों ना हो, उसके पास केस आता है सोराइसिस का। तो अधिकतर तौर पे हम पूछते हैं भूख प्यास लैट्रिन बाथरूम, इस तरीके से केस चेंज करते हैं। बेसिकली हम फिजिकल और मेंटल जेनर्स में क्या क्या बदलाव है ये जानना चाहते हैं, और ये जरूरी भी है। मेरा एक छोटा सा हाइपोथेसिस है, ये मैंने 2015 और 16 में लिखा था, और इनफैक्ट ये मेरी बुक्स में भी मेंशन्ड है कि changes in physical and mental illness like appetite, thirst, stool, urine, perspirations, thermal, sexual behavior, fear factor behavior, all these changes are actually induced by hypothalamus pituitary adrenal axis as a secondary reaction to the illness. And all these changes are considered by a homeopathic physician as an indication for the selection of the remedy. कहने का मतलब ये कि जितने भी ये बदलाव आते हैं ना, सारे के सारे हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पन्न होते हैं, और बीमारी के कारण पूरी सारे के सारे चेंजेस जो हैं दवा ढूंढने में हमें मदद करते हैं। और अगर हमारी दवा सही सेलेक्ट होती है तो माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी में भी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है, और हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी को रिस्टोर करता है, बिकॉज ये एक इंटरनल, लाइक नेचुरल होम्योस्टेसिस है बॉडी का, पूरी इंटरनल बैलेंस बनाता है बॉडी। क्लियर? तो ये एक हाइपोथेसिस था छोटा सा। नाउ, जब मैं फोर्थ ईयर में था तो हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर VK चौहान सर। उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने सेमिनार में बोला था कि देखिए, स्ट्रेस जो है ना, जीवन में जब तक आप जिंदा हो स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस को सॉल्यूशन है कि आप उसे मैनेज करते हो नहीं करते। स्ट्रेस का सॉल्यूशन ही मैनेजमेंट है, उसका मैनेज करो। ओके। एक पेशेंट ने मुझे एक बुक दिया, फॉरेन ऑथर की बुक थी, लुइस है, और उसमें एक ही लाइन लिखी हुई है सोएसिस की। और जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे ऐसा इररिलेवेंट लगा, वियर्ड लगा, लाइक एब्सर्ड लाइन लगी, लाइक क्या ही लिख रखा है। वो लाइन थी, cause of psoriasis is fear of being afraid, and second is refusing to accept the responsibility for his own feeling. तो दो शब्द थे, फियर था और रिस्पॉन्सिबिलिटी था। जब मैंने पहले पढ़ा तो मुझे लगा क्या ही लिखा हुआ, लेकिन जब मैंने सोरेसिस को पूरे डेप्थ में समझा तो मुझे लगा यस, शी वाज राइट अप टू सम एक्सटेंट। कैसे? देखिए, फियर एक प्रकार का स्ट्रेस है, ठीक है, और जब आप उस जिम्मेदारी नहीं लेते उसे टैकल करने की, उसे मैनेज करने की, तो वो स्ट्रेस कॉन्टिन्यूस होगा, एक क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाता है। और हम जानते हैं कि एक्यूट स्ट्रेस में तो कॉर्टिसोल बनाती है बॉडी, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस में एड्रेनल फैटीग हो जाते हैं थियोरेटिकली, तो अब कॉर्टिसोल नहीं बनता। हम कहते हैं
क्रॉनिक स्ट्रेस में हाइपोकॉर्टिसोलिज्म हो जाता है, कॉर्टिसोल की कमी हो जाती है। अब कॉर्टिसोल कम होगा तो ऑब्वियसली बात है आप इम्यून सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट करता है, जैसा कि सोराइसिस में हो रहा है। तो द ऑथर वाज राइट टू सम एक्सटेंट। डन। अब देखिए डॉक्टर केंट के हिसाब से अगर हमें केस में जनरल सिम्टम्स मिल जाए, दैट्स तो हमें छोटे मोटे सिम्टम्स के पीछे भागना व्यर्थ है। और डॉक्टर केंट और उनके फॉलोअर के हिसाब से अगर हमें माइंड सिम्टम्स मिल जाए, दैट्स वेरी गुड। माइंड में भी लव, हेट, डिजायर, अवर्जन आर द डीपेस्ट मेंटल सिम्टम्स। ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मुझसे काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर्स भी हैं, बट मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस के साथ कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि खास तौर में सोराइसिस के लिए हमें पेशेंट को 4 डायमेंशन से देखना जरूरी है। अब मैथमेटिकली 4 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड टाइम। इसको हम मैंने होम्योपैथिकली इस तरीके से डिफाइन किया, केस स्टडी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि 4D में कह सकते हैं हम। 4D मतलब पहला डी है ड्रेड। ड्रेड मतलब डर। डर एक प्रकार का स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, आप समझ रहे हैं लिंक, क्यों हमें पूछना चाहिए ड्रेड। सेकेंड इज डिजायर। जब भी आप किसी पर्सन से डिजायर्स पूछते हैं ना, इच्छाएं, तो इच्छाएं रिफ्लेक्ट करती है कि उसके अंदर क्या कमी है, उसकी लाइफ में क्या वो डेफिशिएंट फील करता है, कमी महसूस करता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसके पास चीजें हैं तब भी उसे वो डिजायर है, बिकॉज वो अनसेटिस्फाइड है। तो ये सब चीजें, डिजायर भी एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। पहला था ड्रेड, सेकंड डिजायर, एंड थर्ड इज ड्रीम। ड्रीम पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है ना, काफी कुछ आंसर कर देते हैं। आपने देखा होगा काफी बार पेशेंट से केस स्टडी करेंगे ना, तो पेशेंट को अपने बारे में काफी कुछ नहीं पता होता। आप ड्रीम पूछ लीजिए, ड्रीम उनके बारे में काफी कुछ बता देगा। उनका इंटरप्रिटेशन कीजिए और उससे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए पेशेंट से। फोर्थ वन इज, मैंने कहा था टाइम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे है इमोशनल डिटैचमेंट। इसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा। तो हमने 4D बोले, पहला डी था ड्रेड, सेकंड डिजायर्स, सेकंड इज, थर्ड इज ड्रीम्स, एंड फोर्थ वन इज इमोशनल डिटैचमेंट। ठीक है। मैं आपको ना एक वेब सीरीज सजेस्ट करूंगा, जब भी आपको समय मिले आप जरूर देखिएगा इस वेब सीरीज को। इस फॉरेन वेब सीरीज है, इसका नाम है लूसीफर। इसमें डेविल जो है वो धरती पर आता है और उसके पास कुछ पावर है, लाइक वो किसी भी पर्सन से उनकी डिजायर्स के बारे में पूछता है। डिजायर, इच्छाओं के बारे में पूछकर उनके नेचर को प्रिडिक्ट कर देता है। और कुछ एपिसोड्स के बाद उसका ट्विन ब्रदर आता है, जुड़ा भाई, वो किसी भी इंसान से उनके डर के बारे में पूछ के उनका नेचर प्रिडिक्ट कर देता है। तो ये वेब सीरीज थोड़ा बहुत हेल्प करेगा कि कैसे डिजायर और ड्रेड इंपॉर्टेंट है और ये नेचर को थोड़ा बहुत समझने में मदद करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे माइजम्स की। देखिए, आप मेरी बात से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। माइजम सोराइसिस के अंदर तीनों माइजम्स होते हैं और डिपेंड करता है कि पर केस क्या चीज प्रिडोमिनेटिंग है। मैं तीनों के बारे में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे इसी। देखिए, सोराइसिस के अंदर सोरा माइजम है बिकॉज ड्राइनेस है, इन्फ्लेमेशन। साइकोसिस है बिकॉज देर इज इन इनफिल्ट्रेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, न्यूट्रोफिल्स का, साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 23, टी हेल्पर 17 हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इन सब का इनफिल्ट्रेशन है जिसके कारण ये साइकोसिस है। इंड्यूरेशन, थिकनेस हो रही है जगह जगह पे, आप जानते हैं, इसलिए ये साइकोसिस है। अब ये एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, आप फिर से ध्यान सुनिए। यहाँ पर फियर है। फियर, देखिए, फियर हो गया, एंजाइटी हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया, ये सब चीजें ना स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। ठीक, फियर है, आप फियर समझ के चलिए अभी। फियर है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम का काम क्या है, बेसिक काम, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इम्यून सिस्टम ठीक काम कर रहा है, लेकिन फियर के कारण उसे लगता है कि मेरे को प्रोटेक्शन और चाहिए, मेरी प्रोटेक्शन सही नहीं है, मुझे और प्रोटेक्शन चाहिए, और प्रोटेक्शन, डर लगा हुआ। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रेस है। तो अब इम्यून सिस्टम तो क्या करता है, वो ज्यादा काम करवाता है। इम्यून सिस्टम अब क्या करेगा, ओवर एक्ट करेगा, जैसे कि हमारा सोराइसिस में हो रहा है। और देखिए, यहाँ फियर बना हुआ है, डर बना हुआ है, ठीक है। स्किन का क्या काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बेसिक सा, या फिर यूं कह लीजिए कवरिंग प्रोवाइड करना, लेयर प्रोवाइड करता है। तो उसे लगता है डर, मेरी प्रोटेक्शन पूरी नहीं है, मुझे और प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो स्किन की लेयरिंग को बढ़ाने की कोशिश करता है। थिकनेस से आपने देखा सोरेसिस पैचेस होना, ये चीज क्या है, साइकोसिस। लेकिन वो कैसे करता है ये, एक्चुअली स्किन की ना साइकिल होती है, सेल साइकिल, वो 28 से 28 से 30 दिन की साइकिल होती है। और करीब ये स्किन साइकिल को फास्ट कर देता है तेजी से, डर लगा हुआ ना, चल तेज करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो 3 से 5 दिन में खत्म करता है सेल साइकिल को। और ये जो सेल साइकिल फास्ट हुई है ना आपकी, ये क्या कहते हैं, सिफिलिटिक है। वो ये जो माइटोसिस हो रहा है ना फास्ट फास्ट, ये सिफिलिटिक है। अगर आपका सोराइसिस सिवियर फॉर्म में हो जाता है तो वो होता है सिफिलिटिक। सिवियर फॉर्म को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक देख के भी पता चल जाएगा आपको, बट इसके लिए एक टेस्ट वो बताता हूँ। अगर आप किसी भी डिसीज में सिवियरिटी चेक करनी है तो आप न्यूट्रोफिल बाय लिम्फोसाइट रेशियो चेक कीजिए। अगर न्यूट्रोफिल बाय लिम्फोसाइट रेशियो ज्यादा आ रहा है, इट्स सिवियर फॉर्म। ऐसा क्यों, बिकॉज न्यूट्रोफिल जो है वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है हमेशा। तो न्यूट्रोफिल ज्यादा होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन इज सिफिलिटिक, तो इसलिए सिफिलिटिक है। और
अगर सोराइसिस आपका सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर लेता है, अगेन ये सिफिलिटिक है, ठीक है। जैसा कि आपका अधिकतर तौर पे सिवियर फॉर्म तो ये है एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जिसमें सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फीवर हो जाता है। दूसरा कह सकते हैं जनरलाइज पस्टुलर सोरियासिस, ये दो फॉर्म ज्यादा सिवियर हो जाता है। तो हमने तीनों माइजम्स के बारे में बात करी, ठीक है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। अब मैं एक चीज के बारे में और बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं बताई थी जानबूझकर। अब देखिए, डर बना हुआ है। कभी कभी डर ना इस प्रकार से भी होता है कि लाइक पास्ट में पेशेंट को कुछ इमोशनल चोट लग गई है, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, अब मुझे चोट ना लग जाए दोबारा। इमोशनल हर्ट लाइक मतलब कोई पार्टनर चले गया उसकी लाइफ से, ठीक है, और या फिर फैमिली मेंबर खो दिया, एक्सीडेंट हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, जॉब चली गई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसको चोट लगी बहुत ज्यादा इमोशनली। तो उससे बचने के लिए एज अ डिफेंस सिस्टम वो अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेता है, हटक कर लेता है, अलग कर लेता है, कट कर लेता है। अभी कट हो गया ना, कट मीन्स सिफिलिटिक, इमोशनल डिटैचमेंट, सिफिलिटिक। यहां से हुआ डिटैचमेंट इमोशनली, अब वो चीज स्किन में प्रेजेंट हो रही है, कैसे, डिस्क्यामेशन, खाल जो है ना स्किन की वो हट रही है, साथ नहीं रह रही, हट जाएगी, हट जाएगी, ये है सिफिलिटिक। इससे ना एक इंपॉर्टेंट केस है बहुत बढ़िया मजेदार, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप ध्यान दिलाइएगा डिस्क्यामेशन से रिलेटेड, ठीक है। हमने बात कर ली तीनों माइजम्स की। देखिए, सोराइसिस के अंदर सेल्स और टिश्यूज का डैमेज होता है, और स्किन एक ऑर्गन है, तो पोटेंसी जो यूज होनी चाहिए इसमें लो और मीडियम होनी चाहिए। रिपीटिशन जब जरूरत लगे तब करें, अधिक रिपीटिशन से केस आपका डीपर पैथोलॉजी की तरफ चले जाता है। इनफैक्ट क्रॉनिक डिसीज की जो किताब है डॉक्टर हनीमैन की, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया, मान लीजिए एक एंटीसोरिक मेडिसिन सल्फर है, वो आपको हेल्प कर रही है, लेकिन अगर आप उसे 3 या 4 बार से ज्यादा रिपीट कर देते हैं तो केस आपका जो है वो डीपर पैथोलॉजी की तरफ चले जाता है, ठीक है। नाउ देखिए, हमने अब बात करेंगे हम इन्वेस्टिगेशंस की। ये सबसे प्रैक्टिकल पार्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहता हूं कि जो ये वेबिनार सुन रहे हैं, जो भी वीडियो बाद में भी सुने, तो इस चीज को एज अ प्रोटोकॉल यूज करें, अप्लाई करें हर सोर्स से पेशेंट्स पे। इन्वेस्टिगेशन में देखिए, सीबीसी करवाइए, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में आप न्यूट्रोफिल बाय लिम्फोसाइट रेशियो चेक कीजिए, ईएसआर चेक कीजिए, हर पेशेंट में सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करवाइए, इन्फ्लेमेशन देखता है उससे, और हर पेशेंट में कॉर्टिसोल लेवल चेक होना चाहिए। आप रीजन समझ चुके हैं क्योंकि मैंने पहले बताया था, कॉर्टिसोल लेवल की जांच होनी चाहिए। फीमेल पेशेंट है, ईस्ट्रोजन लेवल चेक कीजिए, मेल पेशेंट है, टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कीजिए। प्रोलैक्टिन लेवल को भी चेक करना चाहिए। स्टडीज में भी पाया गया कि सोरायसिस जिन जिनको है उनका प्रोलैक्टिन लेवल भी ज्यादा पाया जाता है अधिकतर केसेस में। सीलिएक डिसीज को रूल आउट करने के लिए टीटीजी आईजी टेस्ट करवा लीजिए, सिंपल सा टेस्ट है। थायराइड के लिए लाइक थायराइड प्रोफाइल, एंटी टीपीओ टेस्ट करवाइए। और टी रेगुलेटरी सेल्स के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट होता है, ट्रेक ब्लड टेस्ट, या फिर टी रेगुलेटरी ब्लड टेस्ट लिख देंगे, वो भी एनफ है, ठीक है। ये रिसर्चेज में ज्यादा यूज किया जाना चाहिए जब जब रिसर्च कर रहे हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट इज देखिए, स्किन बायोप्सी की बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है डायग्नोसिस में, तो आपके जो भी नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट हैं एटलीस्ट उनसे एक बार एडवाइस लें, ये हेल्प करता है। देखिए, हर पर्सन का ना ट्रिगर फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आप हर एक को एक ही अम्ब्रेला सिस्टम में डाइट एडवाइस कर दें। देखिए, हर पर्सन का ट्रिगर फैक्टर अलग अलग है, तो एक टेस्ट मैं बता रहा हूँ, आपको टेस्ट करवाइए, वो करवाना ही चाहिए इसे। इस टेस्ट का नाम है कंप्लीट पैनल एलर्जी टेस्ट। ये टेस्ट करवाइए, जो जो चीजें से ट्रिगर है उनकी वो चीजें अवॉइड कर दीजिए, एटलीस्ट जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक वो पूरे ठीक नहीं हो जाते। ठीक होने के बाद धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, अगर उनकी इम्यूनिटी ठीक हो चुकी है तो। अ, देखिए, बट कुछ ट्रिगर फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जैसे कि एंटी मलेरियल मेडिसिन, लिथियम, बीटा ब्लॉकर्स। इनके ऊपर कुछ स्टडीज और रिसर्चेज में मैं वैसे बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझ आएगा। देखिए, लॉस वेगस में स्टडी हुई 110 पेशेंट्स के ऊपर सोरेसिस के, और देखा गया कि जो लोग बीटा ब्लॉकर्स ले रहे थे ना, उनका सोरेसिस एग्रवेट हो गया। शिकागो में भी करीब 588 पेशेंट्स पे स्टडी हुई सोरेसिस के, ट्रीटमेंट चल रहा था, और जो लोग बीटा ब्लॉकर्स ले रहे थे पीछे से, देखा गया उनका सोरेसिस एग्रवेट हो गया इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी। तो ये देखा गया कि बीटा ब्लॉकर्स तो सोरेसिस को बढ़ा रहे हैं कहीं की जगह पे। ओके, नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम का काफी लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है, डिप्रेशन, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कंडीशन को हैंडल करें। करीब 1970 से इस्तेमाल किया जा रहा है इसे, और 1972 से 2007 तक का डाटा कहता है कि लिथियम का प्रयोग करने से, या लिथियम जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया एज अ ट्रीटमेंट, उनमें सोराइसिस एग्रेवेट हो गया, बढ़ गया सोराइसिस, या फिर उनका उनमें न्यू सोराइसिस डेवलप हो। जब भी मैं वर्ड न्यू यूज कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि पेशेंट को ना तो पास्ट में सोराइसिस था, ना प्रेजेंट हिस्ट्री थी सोराइसिस की, और ना ही कोई फैमिली हिस्ट्री थी सोराइसिस की, फिर भी उन्हें सोराइसिस हुआ लिथियम लेने के बाद, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इज हमारा थर्ड है एंटी मलेरियल मेडिसिन। एक केस बता रहा हूँ,
75 ईयर का एक मेल पेशेंट था जिन्हें एंटी मलेरियल मेडिसिन दिया गया एज अ प्रोफाइलैक्टिक, और देखा गया इनके अंदर भी न्यू सोराइसिस डेवलप हो गया। न्यू का मतलब ना तो प्रेजेंट हिस्ट्री थी, ना पास्ट हिस्ट्री थी, और ना ही कोई फैमिली हिस्ट्री थी, तब भी सोराइसिस हुआ है। 48 पेशेंट से सोराइसिस के वियतनाम में, उन पर भी स्टडी की गई, उन्हें एंटी मलेरियल एज अ प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन दिया गया। क्लोरोक्विन कुछ ज्यादा ही दिया, और देने के बाद देखा करीब 20 पेशेंट को बहुत ज्यादा सिवियर सोराइसिस एग्रेवेट हो जाता। ओके। देखिए, अगर आपने न्यूज को फॉलो किया होगा ना कोविड 19 के दौरान, तो आपको ध्यान होगा कि कोविड 19 के दौरान हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन का प्रयोग किया गया था एज अ कोविड ट्रीटमेंट, जो एक्चुअल में एक एंटी मलेरियल मेडिसिन भी है। और एक छोटी सी स्टडी में देखा गया कि 18 पेशेंट को सोराइसिस हुआ उस दौरान, जिन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन लिया। और 18 में से 9 पेशेंट थे जिन्हें सोराइसिस न्यू डेवलप हुआ। अगेन न्यू मीन्स ना पास्ट हिस्ट्री थी, ना प्रेजेंट हिस्ट्री थी, और ना ही कोई फैमिली हिस्ट्री थी सोराइसिस की, फिर भी सोराइसिस हुआ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन लेने के बाद। और करीब 5 पेशेंट को सोराइसिस एग्रेवेट हुआ, 4 का सोराइसिस रिलैप्स हो। तो हमने समझा मोरलेस की एंटी मलेरियल मेडिसिन हो गया, लिथियम हो गया, या बीटा ब्लॉकर्स हो गए, तीनों चीजों में सोराइसिस एग्रेवेट होता है या फिर न्यू सोराइसिस डेवलप होता है। अब एक होम्योपैथी का कंसेप्ट कि अगर कोई सब्सटेंस सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ठीक भी कर सकता है सेम या सिमिलर सिम्टम्स को। तो क्यों ना इनको पोटेंटाइज करके इनके ट्रायल्स किए जाए, लाइक बीटा ब्लॉकर जिस चीज से बनता है उसके ट्रायल्स किए जाए। लिथियम के लिए हमारे पास लिथियम कार्ब के ट्रायल्स हो, और एंटी मलेरिया के लिए सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन है सिंकोना ऑफिसिनालिस, उसके ट्रायल्स हो। इनफैक्ट हैरिंग मेटीरिया मेडिका में मेंशन भी है कि सिंकोना ऑफिसिनालिस जो है वो सोराइसिस के लिए हेल्पफुल है। सिंकोना ऑफिसिनालिस तो देखियो दो लॉजिक से फिट होता है। पहला कि देखिए सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, इससे सिम्टम्स ठीक कर सकता है, ये लॉजिक। सेकंड लॉजिक ये है, देखिए अधिकतर तौर पे हम ये सुनते हैं कि सोराइसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, और इसके सिम्टम्स रिमिशन मोड में चले जाते हैं, फिर रिलैप्स करते हैं, फिर रिमिशन मोड में जाते हैं, रिलैप्स करते हैं, इस प्रकार की टेंडेंसी फॉलो होती है। और एक प्रकार की कह लीजिए इंटरमिटेंसी को ये फॉलो करता है। तो 234 एफोजम में डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि अगर आपको इंटरमिटेंसी को कंप्लीटली एक्सटिंग्विश करना है तो आपको एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन पोटेंटाइज डोज देनी पड़ती है सिंकोना ऑफिसिनालिस की। ठीक है, तो सिंकोना ऑफिसिनालिस तो देखो दो लॉजिक से फिट होती है। तो उसके तो ट्रायल्स होने चाहिए 50, 100, 150 पेशेंट्स पे, सीसीआरएच या फिर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं होम्योपैथी के वहां पे। और रिजल्ट आता है पॉजिटिव तब भी पब्लिश किया जाए, नहीं आता तब भी पब्लिश किया जाए। Done? देखिए, इसके अलावा ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक में रिसर्चेज नहीं हुई है, रिसर्चेज हुई हैं, जैसे कि एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, इन्होंने रिसर्च किया 51 सोरेसिस के पेशेंट्स पे। और 51 में से करीब 25 पेशेंट्स को इन्होंने होम्योपैथिक दवाई दी जो केस के हिसाब से सुटेबल थी, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल माध्यम से, और करीब 26 को प्लेसिबो दिया। 6 महीने के बाद देखा कि जिनको होम्योपैथिक दवाई दी गई थी उनमें मार्क्ड इंप्रूवमेंट था कंपेयरिंग टू द कंट्रोल ग्रुप जिन्हें सिर्फ प्लेसिबो दिया गया। ये स्टडी थी कोलकाता की। ओके। एक था इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ होम्योपैथिक साइंस में, एनएसएस हॉस्पिटल कोइतम केरला, उन्होंने एक केस सबमिट किया था कि सोरेसिस का केस ठीक है सिंगल मेडिसिन सोरानम से। एक और स्टडी हुई इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ होम्योपैथिक साइंस में, मुंबई का केस था, और उन्होंने एक सिंगल मेडिसिन लैकेसिस से केस को पूरा ठीक कर दिया सोराइसिस के। एक और केस मैंने आयुष गवर्नमेंट की साइट में पढ़ा था, वहां पे भी एक केस ठीक हुआ था सोराइसिस का सिंगल मेडिसिन सल्फर से। ऑल दो क्रॉनिक डिसीज की किताब में डॉक्टर हनीमैन ने मेंशन किया कि ऐसा नहीं है कि हर बार आप सिंगल मेडिसिन केस ठीक कर देंगे। मेनी टाइम्स यू विल रिक्वायर मल्टीपल मेडिसिन, वन बाय वन, डिपेंडिंग अपॉन द रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, कई बार आपको बहुत सारी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी एक एक करके, जो जो सिम्टम्स बच जाएंगे उस हिसाब से, ऐसा डॉक्टर हनीमैन ने कहा क्रॉनिक डिसीज में। और इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई वुड सजेस्ट कि जब भी आपको समय मिलेगी ये केस जरूर पढ़िएगा, मैं बस ब्रीफ में बताऊंगा इस केस के बारे में। इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी में ये केस पब्लिश हुआ सीसीआरएच हैदराबाद द्वारा। इस केस में दिखाया गया कि कैसे सिवियर कंडीशन थी इनिशियली, और सिवियर कंडीशन थी उसको मॉक्सोल से हैंडल किया, और उसके बाद जो सुटेबल मेडिसिन थी पल्सरिडा वो दी। लेकिन पल्सरिडा देने के बाद केस में कुछ सुधार नहीं आया, तो उन्होंने एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन सोराना 1M का प्रयोग किया। सोराना 1M देने के बाद केस थोड़ा सा बेटर हुआ, अगेन पल्सरिडा दी और केस पूरा ठीक। ये केस शो करता है, आप जरूर पढ़िएगा इस केस के बारे में। ये केस शो करता है कि कैसे आप समझाएगा पढ़ाएगा आपको कि कैसे आपको सिवियर कंडीशन को हैंडल करना है, कैसे इंटरकरेंट मेडिसिन का प्रयोग करना है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने देखा है कि काफी फेमस डॉक्टर्स हैं, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो सोरानम 1M का प्रयोग भी करते हैं एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन। मैंने भी एक दो केसेस में किया है और ये जनरली हेल्प करता है। लाइक कोई केस स्टक हो गया आपका, तो आप बीच में लाइक कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा है पेशेंट, लाइक आप दे रहे हैं दवाई,
कुछ काम ही नहीं आ रहा, पेशेंट को भी शायद कहीं ना कहीं ट्रस्ट खत्म हो जाता है यार काम, वहां पे आप सोरानम देंगे तो जनरली पेशेंट को भी ट्रस्ट आता है। बट ये जो विंडो है ना थोड़ी देर के लिए खुलती है, इसके बाद जो भी सुटेबल मेडिसिन है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोरानम ही एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी मेडिसिन है, जैसे कि सिफ्लाइनम, मेडोरानम, ट्यूबोक्लाइनम, जो भी आप बुक्स में चेक करेंगे, जो भी सिम्टम्स अगर मैच करें उस हिसाब से। थूजा है। थूजा के बारे में क्लार्क मेटीरियल मेडिका में एक केस मेंशन है कि थूजा से एक यूनिवर्सल सोराइसिस ठीक हुआ। यूनिवर्सल सोराइसिस अकॉर्डिंग टू मी मतलब पूरी बॉडी में सोराइसिस था, ठीक हुआ। हालांकि ऑथर ने कहा कि अ, हालांकि ऑथर ने ये कहा कि जो पूजा मेडिसिन थी वो सोराइसिस के लिए नहीं दी गई थी, वो किसी और कंप्लेंट के लिए दिया गया था, बट फाइंडिंग थी कि सोराइसिस भी ठीक हुआ पूजा देने के बाद। ये केस दिखाता है कि कॉन्कोमिनेंट कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आपकी मेडिसिन सिलेक्शन परफेक्ट हुआ है तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, और हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी को रिस्टोर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने जिस चीज के लिए दवाई दी थी वो चीज ठीक होगी, पूरी बॉडी रिस्टोर हो जाती है। ठीक है। सेकंड है, एक और मेडिसिन है थायरोइडिनम। थायरोइडिनम से भी दिखाया गया, क्लार्क मेटीरियल मेडिका में केस मेंशन है कि उससे भी एक यूनिवर्सल सोराइसिस का केस ठीक हुआ। 3x30 मेडिसिन दिया, समय लगा, पूरे पैचेस क्लियर हो गए। थायरोइडिनम के बारे में हर किताब में मेंशन है कि उससे लाइक उसमें सोराइसिस के साथ एडिपोसिटी होगा, मतलब फैट होगा, या कह लीजिए एंडोमॉर्फिक बिल्ड होगा। इनफैक्ट मैंने भी स्टार्टिंग में काफी केसेस बताए जहां पे बताया सोराइसिस के साथ पेशेंट को थायराइड ग्वाइट मतलब ग्वाइटर है, ठीक है, या फिर थायराइड कैंसर है या हाइपरथायराइडिज्म, वहां पे भी आप सोच सकते हैं थायरोइडिनम मेडिसिन का प्रयोग करना एज अ इंटरकरेंट मेडिसिन। ठीक है। देखिए, सोराइसिस का ट्रीटमेंट जो है ना वो काफी लंबे समय से चल रहा है। करीब 1700 सेंचुरी में क्या होता था, वाइपर्स को ना बॉईल करके सूप दे देते थे पेशेंट को। वाइपर्स मतलब छोटे छोटे जहरीले सांप, सूप दे रहे हैं उनका। मरकरी को दे देते थे क्रूड फॉर्म में, आर्सेनिक दे देते थे क्रूड फॉर्म में। बट पॉइजन था तो कुछ समय बाद रोक भी दिया गया। बट होम्योपैथी में हम आर्सेनिक को यूज भी करते हैं पोटेंटाइज फॉर्म में, और बिल्कुल सेफ है जब तक कि आपको एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन दवाई दे रहे हैं। ठीक है। बट अगर आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आर्सेनिक सोचिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है, फियर है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, तो वैसे ही कूल डाउन कर देगा जो आपका स्ट्रेस है। तो आपका जो कॉर्टिसोल का लेवल था ना, वो वैसी जो रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ी आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अर्सेनिक एल्बम है हमारे पास, अर्स आयोड है मेडिसिन। मरकरी के लिए प्रोमिनेंट मेडिसिन जैसे कि मर्क्सॉल है, उसका मैं केस आपको पहले ही बता चुका जो सीसीआरएच ने पब्लिश किया हुआ। ठीक है। देखिए, करीब 1806 में थॉमस गिलस्टोन ने पोटेशियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया। और वो हम आज भी यूज करते हैं, पोटेशियम आर्सेनाइड, काली अर्स। ठीक है। काली अर्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक इससे मेरे को एक मेडिसिन का नाम याद है, काली सल्फ के बारे में, उसका भी एक केस बताता हूँ आपको। क्लार्क मेटीरियल मेडिका में मेंशन है इसके बारे में कि पेशेंट को ना एक पैर पे सोराइसिस शुरू हुआ, पहले राइट लेग में शुरू हुआ, फिर लेफ्ट में शुरू हुआ, फिर उसके लेफ्ट एल्बो में शुरू हो गया। और फिजिशियन ने जो देख रहे थे इन्हें, उन्होंने सिर्फ इसी लाइक सिम्टम्स पे मेडिसिन दी कि पेशेंट को डिस्कमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। डिस्कमिशन के बारे में मैंने पहले बताया आपको, वो क्या है, सिफिलिटिक। ठीक है। वो डिस्कमिशन सबसे ज्यादा काली सल्फ, उन्होंने काली सल्फ एक एंटीसिप्लेटिक मेडिसिन वो दिया और रिजल्ट आ गया काली सल्फ से। केस बहुत बढ़िया है, आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं पढ़ेंगे जब आप। ठीक है। नेक्स्ट इज देखिए, अ, करीब ट्रेडिशनली काफी लंबे समय से ना डायथनॉल और कोलता का प्रयोग किया जा रहा है सोराइसिस के लिए। एंड ये बात हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन किताब जो डेविडसन है उसमें भी मेंशन है। बट ऑथर ने उसमें कन्फेस किया है कि उन्हें भी नहीं समझ आ रहा कि डायथनॉल कोलता कैसे काम करता है। उन्होंने कहा देखिए, अगर हम डायथनॉल को नॉर्मल स्किन पे लगाते हैं ना, हेल्थी स्किन पर, तो वो इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, प्रोलिफरेशन करता है। बट जब हम उसे एक सोरेसिस के पैच में लगाते हैं तो वहां पे वो ठीक कर देता है। ये कैसे होता है? बट एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन हम समझते हैं ये बात, क्योंकि ये वही कंसेप्ट है कि अगर सब्सटेंस सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ठीक भी कर सकता है। ठीक है। और डायथनॉल को हम भी यूज करते हैं, उसका जिस चीज से डायथनॉल बनता है ना, उसकी हमारे में भी होम्योपैथिक में भी एक दवाई है। अगर आप नाम गेस कर सकते हो गेस कीजिए, मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए अगर। देखिए, डायथनॉल को हम कैसे यूज करते हैं, उस दवाई का नाम है क्राइसोफोनिकम एसिड, क्राइसोर्बिनम भी कहते हैं इसे। इसका भी एक मजेदार केस है क्लार्क मेटीरियल मेडिकम में। बट मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर है जिन्हें पता है तो वो केस को मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करे एट एंड ऑफ द वेबिनार। जो केस मुझे थोड़ा सा पता है वो ये है कि अ, दोनों पैरों में बहुत विकास हो रहा था, बैड केस ऑफ सोराइसिस ऑन लेग्स था।
क्राइसोफोनिका मैसिडम को सिर्फ एक पैर में लगाया गया, एक लेग में, और देखा गया कि दूसरे पैर में भी सोराइसिस ठीक हो जाता है। ठीक है, अमेजिंग है। ना तो ये पूरे तरीके से एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, बट ये इंटरनल ट्रीटमेंट भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। और क्रॉनिक डिसीज की किताब में डॉक्टर हनीमैन ने मेंशन किया, इनफैक्ट ऑर्गनन में भी करीब 187 से 203 एफॉर्जन तक उन्होंने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट ही बोला है मैक्सिमम केसेस में। और उन्होंने कहा है कि देखिए, जो स्किन की बीमारी है अधिकतर तौर पे जब तक अंदर से परमिशन नहीं होगी ना, या फिर इंटरनल डिसबैलेंस नहीं होगा, तब तक वहां नहीं होगा। तो हमें इंटरनल जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करना जरूरी है, इंटरनल मेडिसिन को देना जरूरी है, अगर हम जेन्युइनली खासतौर पर अगर हम बात करें सोरियासिस को ठीक करना चाहते हैं तो। ठीक है, बट ठीक है, ये बात हुई। अब नेक्स्ट चीज है हमारी कोलतार। मैंने बताया था कोलतार के बारे में, डेविडसन मेंशन। अब कोलतार का करीब 100 सालों से ज्यादा हो गया प्रयोग किया जा रहा है सोराइसिस के लिए। कोलतार अगेन, कोलतार के बारे में मेंशन है कि वो भी हेल्थी स्किन पे इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, प्रोलिफरेशन करता है। बट जब हम इसे सोराइसिस के पैचेस में लगाते हैं ना, तो वहाँ वो ठीक करे, एमुलेशन कर देता है, इंप्रूवमेंट ले आता है सोराइसिस के पैच में। ठीक है, अगेन वही सेम कंसेप्ट है कि सब्सटेंस अगर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है तो ठीक भी कर रहा है। कोलतार एक हाइड्रोकार्बन है, उसके लिए हमारे पास काफी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, नेपथलीन। नेपथलीन के बारे में पूरा रिसर्च है, लाइक आप पढ़ सकते हैं कहीं पे भी। नेपथलीन एक एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी प्रोलिफरेटिव है, और सोराइसिस में करीब 70% केस में रिजल्ट दिखा चुका है। मैं चाहूंगा कि नेपथलीन के ऊपर भी रिसर्चेस हो, लाइक सीसीआरएच में, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे 150-150% में वो पब्लिश किए जाए इसके रिजल्ट्स और ज्यादा। नाउ देखिए, मैं दवाइयां तो कितनी बता सकता हूँ, उसका कोई एंड नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा मेन चीज की, जैसे ठीक हो रहा था, जो मेरा हाइपोथेसिस था कि एक्चुअली ना जो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में जो नेचुरल होम्योस्टेसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस नेचुरल होम्योस्टेसिस है और बॉडी का इंटरनल बैलेंस है, जो बॉडी को नेचुरली रीस्टोर करता है। ठीक है, और देखिए, हाइपोथैलेमस जो है बॉडी के न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को भी गवर्न करता है, पूरी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बता चुका हूं आपको, सारे हार्मोन्स के बारे में बता दिया लगभग लगभग। अब न्यूरॉन्स, नर्व्स के बारे में बताता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं एक्सपेरिमेंट जो है इन पे जो उस बेसिस पे बताऊँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे सोरेस का पैच है। अधिकतर तौर पे कहा जाता है सोरेस का पैच वहां पर ज्यादा होगा जहां पर नर्व्स टेंस होती हैं काफी ज्यादा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सोरेसिस का पैच था यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे, वहां पे ना, यहाँ पे क्या किया गया, लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया। लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बाद देखा कि जो सोरेस का पैच था ना, वो रिमिशन मोड में चले जाता है, इंप्रूव हो जाता है, ठीक हो जाता है कुछ हद तक। ठीक है, बड़ा डिफरेंट सी चीज थी। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, ये सोरेसिस का पैच था, यहाँ से नर्व्स को ही कट कर देते हैं। नर्व्स कट करने के बाद देखा, अगेन रिमिशन मोड में चल जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है सोरेसिस का। ये जो डेंस नर्व्स है ना, इन्हें हम कहते हैं डर्मल डेंड्राइट सेल्स। डर्मा मतलब स्किन, डेंड्राइट्स लाइक नर्व एंडिंग्स, एंड सेल्स, ये तीन वर्ड्स हैं। इनका काम होता है डीडीसी का, एंटीजन प्रेजेंटिंग का या कैप्चरिंग का। इन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। बेसिक में समझिए, देखिए ये क्या करते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट एंटीजन भी होगा ना, माइन्यूट से माइन्यूट उसको ही पकड़ लेंगे, पकड़कर जो भी आसपास हेडक्वार्टर है ना इम्यून सिस्टम का, वहां पहुंचा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिम्फ नोड पे पहुंचा देंगे। बहुत बेसिक वे में बात करूं तो ये कह सकते हैं कि ये कहते हैं भैया देखिए, ये आतंकवादी बॉर्डर पे था, इसको पकड़ के हम एक आर्मी के पास ले, जो इंटरनल लिम्फ नोड्स है वहां पे ले आए। अब आर्मी का काम है, जो करना है आप करिए। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करें तो ये कहते हैं डीडीसी क्या करता है, ये मैसेज ले जाता है। ठीक है, मैसेज ले जाने का काम है इसका। ओके, अब कंसीडर करिए कि यहाँ पे ना, ये ध्यान से सुनिएगा बात, ये लास्ट ही बात है मेरी, लगभग मैं खत्म कर चुका अपना वेबिनार। अब देखिए, यहाँ पे कंसीडर करिए कि डीडीसी है, डर्मल डेंड्राइट सेल्स है। ठीक है, हम यहाँ पे ना इमिक्विमोड का इंजेक्ट करते हैं। इमिक्विमोड को इंजेक्ट करने के बाद देखा गया हेल्थी स्किन में, डर्मल डेंड्राइट सेल्स है, वहां पे इमिक्विमोड लगाने के बाद देखा यहाँ पे सोराइसिस हो गया। आप समझ रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ बात को। कंसीडर करिए नॉर्मल स्किन है, इसमें डीडीसी यहाँ पे, डीडीसी पे हमने इमिक्विमोड लगाया, इमिक्विमोड लगाने के बाद देखा हमें सोराइसिस हो गया। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो डर्मल डेंड्राइट सेल्स है ना, उसको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब हम इमिक्विमोड अगेन लगाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे सोराइसिस नहीं होता है, बहुत माइनर से रिएक्शन आता है। ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि नर्व्स की क्या इंपॉर्टेंस है, डर्मल डेंड्राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है सोराइसिस में। ठीक है, और हाइपोथैलेमस तो दोनों कवर कर रहा है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को। डन। अब मेरे थॉट में एक बात और आई, जब हमें पता है कि इमिक्विमोड लगाने से सोराइसिस हो सकता है, ठीक है, तो क्यों ना इमिक्विमोड जिससे बनता है उसको पोटेंटाइज करके उस पर ट्रायल्स किए जाए, रिसर्च किया जाए, सीसीआरएच में, हैदराबाद में, लाइक हैदराबाद है कहीं पे भी, और या फिर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं होम्योपैथी के, वहां पे किया जाए 50, 100, 150, 200 पेशेंट्स में, और रिजल्ट को पब्लिश किया जाए, लाइक हेल्थी, लाइक अगर रिजल्ट्स आते तब भी, नहीं आता तब भी, रिसर्चेस होते ही रहनी चाहिए, मेरा ये कहना है।
एनीवेज थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मेरी बात बस यहीं तक थी। थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर। आ, संदीप जी, आपने जो रिसर्च ओरिएंटेड माइंड आपका है, मैं इससे काफी प्रभावित हूँ। आपने जो आज के लेक्चर्स में ये भी आपने प्रूव कर दिया कि आपने डिफरेंट स्टडीज करके उसको सभी को होम्योपैथी के साथ में रिलेट किया है, और सभी पर हेरीमैन से लेकर के हेरीमैन के फॉलोअर्स को आपने जोड़ने का कोशिश किया। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई होम्योपैथी में रिसर्च कर रहा है तो उसे मॉडर्न साइंस में जितने भी रिसर्च हैं उसको हमारे दृष्टिकोण से, होम्योपैथी के दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास है, जिसको कि आपने किया। क्रॉनिक डिजीज से लेकर के ऑर्गेनिज्म ऑफ मेडिसिन से लेकर के आपने सभी के साथ में रिलेशन जो एस्टैब्लिश किया, मायलिन को भी, सिंकोना के डिस्कवरी को भी, ये है। और आपने जो फॉर्मूला दिया 4D, ये भी अपने आप में एक अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि आप 4D नहीं है, आप मल्टी डी है ना, क्योंकि आपने सारे डायमेंशंस को एक में मिलाने का जो प्रयास किया है ये अद्भुत है। और एक सवाल किसी ने किया है चैट बॉक्स में, आप संदीप जी देख लें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के विषय में पूछ रहे हैं। सर इसका मैंने आंसर किया, मैं फिर बताता हूँ। एक्चुअली ना सर, सोरेसिस जो है वो करीब 2000 सालों से चल रहा है। इसमें इतनी कंफ्यूजन रही कि स्टार्टिंग में लेप्रोसी से कंफ्यूजन रही। इनफैक्ट आज की डेट में भी ना, अब हम एज सच डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे में कोई एमडी नहीं होती स्किन में। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी कंफ्यूजन रहे ना, हमें जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एटलीस्ट बिना ईगो के हमें उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। इसमें सर कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, बहुत टफ होता है। मतलब अगर केस क्लियर कट है तो पता चल जाता है। अधिकतर तौर पे मैं ये बोलूंगा, सिंपल सा अगर ध्यान रखना है, एक तो जो डिफरेंस इसका एक्जिमा के साथ ही किया जाता है। सोराइसिस में ये है कि ज्यादातर आपके लाइक जहाँ पे ट्रॉमा ज्यादा होता है, लाइक चोट ज्यादा लगती है, जैसे एल्बोज हो गया, नीज हो गया, यहाँ पर सोराइसिस ज्यादा डेवलप हो जाता है जल्दी, क्योंकि सोराइसिस में फियर बना हुआ है, डर बना हुआ है, चोट लग जाएगी। तो सबसे ज्यादा चोट यहाँ लगती है, तो पहले वो प्रोटेक्शन शुरू कर देता है जहां जहाँ पे चोट लगना शुरू हो सकता है। तो ये है। प्लस सोराइसिस का जो मैं पर्सनली देखता हूँ तो वो ये है कि सोराइसिस में ना अधिक, वैसे तो क्या स्किन शेड के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये है कि अगर सोराइसिस पी वर्ड से शुरू होता है, पी मतलब पर्पलिश कह सकते हैं। मैंने देखा पर्पल कलर आ रहा है ना स्किन का कहीं कहीं पे जगह पे पैचेस में, तो वो सोराइसिस हो जाता है। ये पिंकिश सा शेड आता है। बट ये भी डिपेंड करता है कि पर्सन का स्किन शेड कैसा है। अगर वो फेयर है तो पर्पलिश या पिंकिश दिखेगा, बट अगर डस्की है तो फिर शेड डिफरेंट हो जाते हैं। बट इसमें हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपर्ट लाइक डर्माटोलॉजिस्ट है उनसे ही एडवाइस लेना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और मैं भी देखता हूँ अक्सर रोगी आते हैं तो, और इनफैक्ट सर, हाँ काफी बार तो ये भी होता था कि मैंने जब मेरा एक्चुअली इंटर्नशिप में था तो हमारी ड्यूटी लगी थी डीडीयू में। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत, टर्शरी लेवल पे। तो हमने देखा, जो मैम थी उन्होंने मुझे डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में भी भेजा, स्किन डिपार्टमेंट में एक दिन के लिए। और मैंने वहाँ पे इतने केसेस, जो हम तो खैर नहीं, बस हम ऑब्जर्व कर रहे थे। वहाँ पे एचओडी थे, एक्सपर्ट एक्सपर्ट ऑब्वियसली बात है, सारे सारे एलोपैथ थे जो काफी समय से काम कर रहे, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस थे। तो मैं देख रहा था कि वो क्या कर रहे थे। काफी केसेस में लिख रहे थे कि अनडायग्नोज अनडायग्नोज अनडायग्नोज। सोचिए सर, जब एचओडी एलोपैथ जो इतना मतलब डिग्री ले रखी है उन्होंने, लाइक उसमें मास्टर्स कर रखा है और मास्टर से भी कर रखा आगे, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी जब अनडायग्नोज लिख रहे हैं, तो सर हमें एटलीस्ट वो ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनसे ही एडवाइस लेना ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्किन में काफी बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस करना बहुत टफ है। हाँ, मैं भी इसका सोच रहा था कि सोरियासिस के लिए डायग्नोसिस प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है। और मैं समझता हूँ जैसा आपने अभी बताया कि डर्मेटोलॉजिस्ट लोग को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, सीनियर मोस्ट भी कर रहे हैं। तो वैसे मैं अब तो मैं दो शब्द बड़ा बहुत कॉमन मैं देख रहा हूँ कि आजकल मेडिकल फील्ड में चल रहा है। एक ऑटो इम्यून डिजीज और दूसरा है आपको साइकोसोमैटिक डिजीज। ये साइकोसोमैटिक और ऑटो इम्यून वर्ड जो है तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है। और तीसरा वर्ड है सिंड्रोम। ये तीन वर्ड है हम लोगों का अपने को एस्केप करना कि वी आर नॉट एबल टू अराइव एट द प्रॉपर डायग्नोसिस। मेरे ख्याल से ऐसा है, शायद आप मेरे बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं ऑटो इम्यून, आप सब डिजीज को कह दोगे ऑटो इम्यून। आज सारे डिजीज ऑटो इम्यून है, आज सारे डिजीज साइकोसोमेटिक है। और हैनीमैन ने तो पहले ही कह दिया कि सारे डिजीज साइकोसोमेटिक है। तो इसमें हम जो नॉमेनक्लेचर के चक्कर में पड़ते हैं, और हैनीमैन ने भी नॉमेनक्लेचर से हम लोग को दूर रहने के लिए कहा। बिल्कुल कि बिल्कुल। नॉमेनक्लेचर का जो चक्कर है ये बड़ा
डिफिकल्ट है, और हेनीमैन ने क्लासिफिकेशंस में कहीं भी इस तरह के नॉमेनक्लेचर की बात नहीं करी। उनके क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के सिस्टम में आप देखे होंगे जनरलाइज्ड वे में उन्होंने बात किया है, ये क्रॉनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज, स्पोरेडिक डिजीज, ऐसा करके उन्होंने किया। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। डिजीज का क्लासिफिकेशन अगर आप करने चलो तो स्किन डिजीज में अगर आ जाओगे तो थाउजेंड्स टाइप ऑफ द स्किन डिजीज है, जितने की हम लोग के दिमाग में है, उसके बाहर भी हमारे पास में कुछ ऐसे समय में रोगी आते हैं जबकि मैं खुद परप्लेक्स हो जाता हूँ, अचंभित हो जाता हूँ कि ये क्या है और किस डायग्नोसिस। रोगी पूछते हैं सर मुझे क्या हुआ, तो मैं उन्हें अपने पेशेंट छुड़ाने के लिए मैं कहता हूँ देखो मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं आपका होलिस्टिक ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं रोग के नाम का नहीं करता हूँ, मैं आपका इलाज करता हूँ। और ये सबको अच्छा भी होता है, रोगी का इलाज करते हैं। और ये अप्रोच जो है हेनीमैनियन अप्रोच, अल्टीमेटली आप देखेंगे संदीप जी कि अल्टीमेटली मेडिकल साइंस भी इसी हेनीमैनियन अप्रोच को बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैंने भी इनफैक्ट एक मेरे जहाँ मैं एक जगह था डिस्पेंसरी में था, तो वहाँ पे उनके ऊपर वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, एलोपैथ थे, तो वो काफी सीनियर थे। उनसे मैं बात कर रहा था कि सर ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसा है। कहते हैं सर देखिए मेन चीज है हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। इनफैक्ट वो भी सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नाम से नहीं सिम्टम्स के हिसाब से। बट सर मेरा ये कहना है इसमें कि ये जो मेरी स्टडी रहती है इस तरह की जो भी है, तो एक्चुअली एफोरिज्म 3, एफोरिज्म 4, एफोरिज्म 71 ये कहता है कि 71 की बात करें खासतौर पर, तीनों एफोरिज्म से ये है कि हमें 3 चीजों के बारे में जानना जरूरी है मेनली। पहली चीज बीमारी के बारे में, चाहे वो सिम्टोमेटिकली जाने या डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे जितनी भी नॉलेज एक्यूमुलेट कर सके अच्छा है। सेकंड दवाई के बारे में, तीसरा उसे अप्लाई कैसे करना ही है। तो इसलिए हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली हुई अवेलेबल, चाहे डेविडसन हो वो भी पढ़ना जरूरी है, मेडिना मेडिका भी पढ़ना जरूरी है, और ऑर्गेनन की उसे अप्लाई कैसे करना है, वो तीनों में कमांड होना बहुत जरूरी है। मतलब रेगुलर प्रैक्टिस पढ़ाई होना चाहिए इस चीज का, ये चीज। हम लोग के बीच में डॉक्टर मुकेश परेवाल सब हैं, और डॉक्टर मुकेश परेवाल भी बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। ये नासिक में हैं, अभी इंग्लिश सेशन के लिए इन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो मैं उनका भी व्यूज को जानना चाहूँगा। डॉक्टर मुकेश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप तो हिंदी भी बोलते ही अच्छा, मैं समझता हूँ कि आपके लोगों को बात सुनेंगे। डॉक्टर मुकेश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, Yes. and you can open your video also, sir. Okay, sir. डॉक्टर मुकेश नासिक Yes. में जो है ना कॉलेज, वहाँ के डिपार्टमेंट में, या Yes. I'm Dr. Mukesh Parewal, professor in Department of Physiology. एक्चुअली डॉक्टर संदीप सर ने काफी डिटेल में डायग्नोसिस कैसे करना है, केस को किस तरह से समझना है, व्हाट आर द डिफरेंट एंगल्स, लेट इट बी इधर अ माइंड एस्पेक्ट और फिजिकल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किस तरह से केस को हैंडल करना है, टैकल करना है, वो काफी अच्छे से सभी ऑडियंस को मुझे लगता है कि समझाया है। जो बात चल रही थी डायग्नोसिस की, सोरियासिस की, तो एज सहानी सर ऑल्सो टोल्ड और संदीप सर ने भी बताया कि डायग्नोसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लैब में डायग्नोसिस करते हैं, स्किन का उतना पर्टिकुलर पोर्शन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो वी हैव दैट पर्टिकुलर हिस्टोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन, एंड विद दैट हम अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये सोरियासिस है। और मैंने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, पता नहीं मुझे, लेकिन सोरियासिस के बहुत सारे साइट्स होते, इवन देयर इज अ सोरियासिस ऑफ नेल आल्सो, सो विच इज नॉट रेयर। तो काफी सारे साइट्स होते हैं, और बहुत अच्छी तरह से संदीप सर ने समझाया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर थैंक यू हरिहरन। सर, शुक्रिया। Dr. of late, Dr. Hariharan is also now here. So I will request Dr. Hariharan also, because he is senior most researcher also. So his view बहुत ही हम लोग के बुजुर्ग हैं। और मैं डॉक्टर हरिहरन, you have joined now, but I think you might not have listened all the things which was going on. It was talk on the Dr. Hariharan, you can open your audio. You can unmute yourself, sir. I made you to unmute yourself, sir. Dr. Hariharan, are you able to listen me? Dr. Dhanesh, kindly help him.
Hello, Hariharan doctor. Can you please talk? He's a good researcher also. So that's why I want to know, because today our speaker is a researcher and a research-oriented person. So I'm trying to get the views of all the researchers. I think he's not. I have made him to unmute, sir. There is some problem with this. He's unable to unmute, sir. Yeah. Yes, I have tried. I have सर मैं no problem, sir. Anyway, you can go to अगर person, sir. Dr. Dhanesh, Yes. since you have been attending this much of this type of the seminars, and Dr. Sandeep also has presented in your session also, English sessions also. So can you share some of your experience about the psoriasis and research? Yes, sir. We need research in all these aspects because this is an area where homeopathic doctors can do wonders, and a lot of people are working on it. But unfortunately, they are not publishing their work. That is the problem with homeopathy now. But we need. Yeah. You continue, sir. I'm just sorry. Yes, sir. Yes, we need to inform all of them to come up openly and publish it, publish all these things. This is what the need of the hour to promote homeopathy. Am I right, Sandeep, doctor? Yeah, definitely, sir. And for the last 1 year, several years, सर एक चीज कहना we had been requesting all our participants to whatever cases they see in their clinic, try to make them publish them on the CCRH portal. This is important. This will help us to get the data bank of the. Yeah, Sandeep, you want to say something? सर एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पब्लिश करने का पैटर्न होता है ना वो काफी टफ होता है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने भी किया हुआ है, तो कहते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बड़ा हेक्टिक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, उन्हें ये मेनली करना चाहिए। सबसे ज्यादा सीसीआरएच जो है उन्हें करना चाहिए। प्लस एक चीज और कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहां पे क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेरी परसेप्शन है कि जो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जिसके बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, उनको अपॉइंट किया जाए ओपीडी देखने के लिए 1 घंटा 1 आवर, और हफ्ते में 1 बार हो ऐसा। और उनके पास एक सीसीएच के टीम हो या छोटा सा 1-2 हो जो सीसीएच के हो, और उनका काम जो डॉक्टर होंगे जिसको अपॉइंट किया गया, एक्सपर्ट डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 1 घंटे के लिए बस हफ्ते में 1 दिन आए, उनको पेशेंट्स दिए जाए, और सीसीएच की जो टीम हो वो बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करे, और जो डॉक्टर है एक्सपीरियंस डॉक्टर, उनका काम हो सिर्फ पेशेंट को ठीक करना। मतलब हेडेक पूरा का पूरा ये सीसीएच को लेना चाहिए, वो पब्लिश करने का क्या फॉर्मेलिटीज पूछनी है, कंसेंट जो भी चीजें, वो पब्लिशिंग का पूरा हेडेक उनका, और केस को ठीक करने का जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उनको यूज करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास एक्सपीरियंस डॉक्टर है उनका, वो इससे क्या होगा, सीखने को मिलेगा, प्लस केसेस भी समझ आएंगे अच्छे से। यही तरीका होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए सीसीएच की जो हर जगह पे जाए, जहां जहां पे डॉक्टर्स रखे हुए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा संदीप जी, जी। ये एनसीएच का जो रेगुलेशन है, जो प्रीवियसली सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी था, उसके अंदर में एक रेगुलेशन है एमएसआर रेगुलेशन। उस एमएसआर रेगुलेशन के अंदर में हम लोग फॉर्मुलेट करने के, हम उसमें एक्टिव मेंबर रहे थे। तो उसको फॉर्मुलेट करने में हम लोग जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स में जो हम लोगों ने डाला था, उसमें था कि हर एक होम्योपैथिक कॉलेज में मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एक्सपर्ट होने चाहिए। ये है, लेकिन चूंकि पता नहीं क्यों है, कई एक जगह पर उसको खाली पार्ट टाइम भी कर दिया गया था, कंसल्टेंट के रूप में भी किया गया है। लेकिन ये सर होम्योपैथिक डॉक्टर भी होने चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, जो एक्सपर्ट होते हैं ना आसपास के, जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखा रहे हैं। वो तो अपने जगह पर रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ में लर्निंग बाहर के रहे तो एक शेयरिंग, ये हम जब तक इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। बिल्कुल सर, अभी मैंने न्यूज भी सुना था, अप्रैल का था, अप्रैल में भोपाल एम्स में केस था कि 20 साल का सोराइसिस ठीक हुआ स्कैल्प का। तो एम्स में जब इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट हुआ, इतना अच्छा लगा देख के, क्योंकि ट्रीटमेंट तो पहले भी हो रहा था, लेकिन जब सबके सामने आता तो ज्यादा अवेयरनेस होती है उससे। थैंक यू सर। संदीप जी, आज आपके साथ डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे साथ में बहुत से लोग अच्छे शेयर हुए हैं। मैं चूंकि अब हम लोग का समय समाप्त हो चुका है, एंड डॉक्टर धनेश इज वेटिंग, so thank you Dr. Sandeep for your presentations, and all participants who are active, and now the session is handed over to Dr. Dhanesh, with thanks to Dr. Sandeep, and unfortunately I think Dr.
Gunjan has left because there was some connection problem since the beginning, so he has left now. So over to you, Dr. Dhanesh. You can start the session now. Thank you, Dr. Sandeep Saral and Sahani sir. Thank you so much.